टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली बार इलेक्ट्रिक मोटर ये शुरू किया था चैप्टर, ये टॉपिक शुरू किया था, उसी को हम आज वापस से स्टार्ट करने वाले और फाइनली पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मैं एक बार फिर से आपको हेडिंग में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर। और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है कि हमने घरों में काफ़ी इलेक्ट्रिक मोटर देखे होंगे कि वो जो भी हमारे पास वाटर स्टोरेज होता है ग्राउंड पे, उसको ओवरहेड टैंक में ले जाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या करती है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको हम सप्लाई देते हैं यहाँ से, एसी और डीसी पावर सप्लाई, और हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब इसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को कन्वर्ट करके इसने हमको मैकेनिकल एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसका यूज हमने पानी को ऊपर अपने टैंक पर, वो ओवरहेड जो टैंक है उसमें ले जाने के लिए किया, इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज। तो ये मोटर का बेसिकली वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। प्रिंसिपल इसका जो हमने, ये तो काम हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर का इंट्रोडक्शन हो गया। प्रिंसिपल क्या है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या है प्रिंसिपल, सिंपली कि जब कोई दो, हमारे पास कोई, हमने दो मैग्नेटिक पोल्स ले लिए, ये कुछ इस टाइप से होगा, एक ही मैग्नेट के पोल्स हैं ये दोनों, इसके बीच में कोई कंडक्टर तो नहीं, लेकिन हम इसमें एक कॉइल रखते वाले हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकती है या फिर कोई सर्कुलर कॉइल भी हो सकती है। कई बार इस टाइप के हमारे पास पोल्स हो सकते हैं, एन और एस पोल, तो यहाँ पे सर्कुलर कॉइल होगी। यहाँ पे रेक्टेंगुलर अगर एन और एस पोल है तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, कैसी भी कॉइल हो सकती है। तो जब कोई कंडक्टर, हमको मालूम था, पिछली बार हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के समय भी पढ़ा था कि फोर्स ऑन ए कंडक्टर, कि अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर है और उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है, उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। और उसी प्रिंसिपल का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। क्या है प्रिंसिपल कि व्हेन ए कॉइल मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, व्हेन ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर is rotate, a current is flown in that coil, current is flown in that coil, then a force is developed on the coil, coil के different जो आपके साइड्स हैं इनके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कॉइल मूव करती है, और कॉइल मूव करती है तो हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिलती है। तो मैं प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ए कॉइल, when an electric current flows in a coil made of insulated copper wire, when an electric current flows in a coil made of insulated copper wire, a force, ये कॉमा उधर लगा लीजिए, a force acts on the sides of coil and coil rotates। बस ये प्रिंसिपल आपने अगर एग्जाम में लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। और अब मैं इसका एक कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक सामने एक डायग्राम बना देता हूँ, जिसके ऊपर हम स्टडी इलेक्ट्रिक मोटर की कर सकते हैं। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप हेडिंग डाल दीजिए जब तक कंस्ट्रक्शन। इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, समझ सकते हैं इसको आप।
N और S पोल्स हैं, और आपको पता है जब N और S पोल होते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो N2S इस तरीके से बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसके अंदर हमने कॉइल रखी हुई है। कॉइल देखिए कैसी है, ये लो कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे दिया है हमने ABCD, और यहां से ये दो सर्कुलर हाफ सर्कल जैसे दिखने वाले रिंग्स लगे हुए हैं, ये कॉपर रिंग्स हैं, जिसमें बीच में गैप है, और यहां से कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं दो। इसको मैं कहूंगा ये है C1 और ये C2, और ये ब्रश है B1 और ये B2, ये ब्रश है, राइट। और इस ब्रशेस को यहां से हमने एक स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, और ये स्विच S, ये बैटरी B, राइट। तो कुछ इस तरह से ये मोटर का डायग्राम बनता है, और यहाँ पे एक यूं समझिए एक शेफ्ट होती है जो उसको घुमाती रहती है, शेफ्ट। और यहाँ पे आप कुछ भी अपना लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं जिसको आपको घुमाना है, राइट। इसको हम आगे तक बढ़ा दे सकते हैं। इसे हम एक्सेल कहते हैं। ये फैन हो गया, ये मैग्नेट हो गई, बाकी सब नाम आपको पता ही है। तो इस तरह से ये मोटर का इंटरनल डायग्राम बनता है। मोटर अंदर से ऐसी होती है, एग्जैक्टली ऐसी डायग्राम में थोड़ी अजीब दिखती है बेशक, लेकिन कुछ कुछ इसी प्रकार की मोटर होती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के आप इसके बारे में पूरा लिख सकते हो, कि कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि एक हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट लगाते हैं, उसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते हैं, उस कॉइल का कनेक्शन दो रिंग्स होते हैं C1 और C2, उनसे किया जाता है। ये रिंग्स कॉपर के भी होते हैं, ब्रास के भी होते हैं, और इनका कनेक्शन दो कार्बन ब्रशेस के साथ में किया जाता है। ये कार्बन ब्रशेस है, ये जो है ना, ये क्या है, कार्बन ब्रशेस। और ये जो रिंग्स हैं वो क्या है, रिंग्स ब्रास की भी हो सकती हैं, दूसरी किसी मेटल की भी हो सकती हैं, और ये कॉपर इंसुलेटेड वायर। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है। ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको हेडिंग डाल के बाकायदा लिखना है। अब कंस्ट्रक्शन एक हेडिंग के बाद में आपको दूसरा हेडिंग जो उसमें डालना रहेगा, दैट इज कंपोनेंट्स। कंस्ट्रक्शन की मैंने सब बातें बता दी, अब मैं सब बोर्ड पर नहीं लिखने वाला, आप देख सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कि इसमें एक हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट है जिसके N और S दोनों पोल्स हैं, उसके बीच में रेक्टेंगुलर एक कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की रखी हुई है, दो रिंग्स C1 और C2 लगे हुए हैं जो हाफ राउंड टाइप के हैं, और B1 और B2 दो कार्बन ब्रशेज हैं। ये सब आप बता सकते हैं। अब इसमें कंपोनेंट जो यूज हो रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उनके वर्क की, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दोज कंपोनेंट्स, वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसमें क्या होता है, वो है नंबर 1, एक एक तरीके से ले लेंगे, चलो। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। अब ये हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट क्या करती है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम और किसी प्रकार की मैग्नेट क्यों नहीं लेते, बिकॉज उनसे हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता। हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट से
क्या फायदा यही है कि हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट प्रोवाइड्स अस एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कंपोनेंट जो हमको दिख रहा है अब इसमें क्या है कि हमको एक कॉइल, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनाई हुई है। अच्छा, और इसके अंदर मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं जो शायद आपको अभी दिख रही नहीं होगी। एक इसके अंदर एक कोर होती है जो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। ये जो ब्लैक कलर की मैंने कहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर, इसका मतलब उतना ही है जैसे हमने एक सोलेनॉइड बनाया था। उसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर रखी थी। इसका क्या मतलब था कि सॉफ्ट आयरन की कोर रखने से ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हमको देते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स अस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। तो वही काम है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 2 दूसरा कंपोनेंट, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन कॉइल रोटेट्स। कॉइल जब रोटेट करेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा, राइट। तीसरा जो कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? खुद कॉइल। नंबर 3 इज रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो आपके सामने ABCD जो दिखाई दे रही है, इसका काम इतना ही है कि पहली बात तो ये बनी हुई होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर से, और इसका काम ये है कि ये एक कंडक्टर की, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह यूज होता है। ए भी देखो एक स्ट्रेट कंडक्टर है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही CD देखिए, ये भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है। तो वही प्रिंसिपल हमारा कि जब कोई कंडक्टर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करवाया जाता है कंडक्टर के अंदर तो फोर्स लगता है। तो इसीलिए दोनों कंडक्टर्स का काम करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल आपको समझ ही क्या होगा, इट इज मेड ऑफ insulated copper wire, insulated copper wire, it gives us straight conductor from two sides, दो साइड से स्ट्रेट कंडक्टर देती है। और यही है जो जिसमें करंट फ्लो करवाया जाता है। वी फ्लो या वी सप्लाई द करंट इन दिस कॉइल। हम इसके अंदर करंट सप्लाई करते हैं। और चौथा जो पार्ट है इसके अंदर वो है दिस सी यानी रिंग्स। और इसको रिंग्स ना कहते हुए डायरेक्टली हम इसको कम्यूटेटर कह सकते हैं। तो नंबर 4th पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कम्यूटेटर। और कहीं कहीं इसका नाम नॉट ओनली कम्यूटर लिख दिया मैंने गलती से, कम्यूटेटर ही नहीं कहते इसको, एक और नाम है इसका, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो मैं स्प्लिट रिंग ब्रैकेट में लिख देता हूँ। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या काम है? देखिए कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये कॉइल घूमती है, कॉइल के साथ में ही जुड़े हुए हैं ये सी, तो ये सी भी घूमेंगे। देखो ना, ये सी है तो ये घूमेगा। तो जब ये हाफ थोड़ा वर्टिकल साइड में आएगा, वर्टिकल तो ये है, जब वो हॉरिजॉन्टल साइड में आएगा तो इसका कनेक्शन ना ब्रश से टूट जाएगा। आप समझ रहे कैसा मेरा कहने का मतलब क्या है? देखिए अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो इसमें अभी जब हमने अगर स्विच ऑन कर दिया तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये ए से बी करंट जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? ए टू बी। और यहाँ कैसे जा रहा है? सी टू डी, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, राइट।
तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखो, मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो ये रो, और ये जो करंट सप्लाई है वो ऊपर की तरफ है, राइट। तो फोर्स ए बी पर बोर्ड के अंदर लग रहा है। इधर देखो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, लेकिन करंट सप्लाई नीचे की तरफ है, और इस साइड पे सी डी पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो सी डी पे फोर्स ऊपर, ए बी पे फोर्स नीचे, तो ये रोटेट करेगी, ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी। तो रोटेट करते समय इस कॉइल में क्या होता है स्टूडेंट, जब ये रोटेट करेगी तो एक कंडीशन कैसी आती है, ये C2 ऊपर चला गया और C1 नीचे आ गया, और यहाँ पे हैं ब्रशेस। तो इसका मतलब क्या है, देखो ब्रशेस का कनेक्शन टूट गया, क्योंकि ये C1 नीचे आ गया, C2 ऊपर आ गया, और बीच में गैप है, इसकी वजह से कनेक्शन टूट गया। अब कनेक्शन टूटने के बाद क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगी, रेक्टेंगुलर कॉइल में कोई सप्लाई नहीं होगी, राइट। लेकिन होगा क्या, मूवमेंट होते होते C2 घूमते हुए यहाँ पहुंचेगा, ये B1 है और ये B2 है। C1 का कनेक्शन B1 से था, लेकिन रोटेट होते होते C2 विल कम इन कांटेक्ट विद B1 एंड C1 विल कम इन कांटेक्ट विद B2। कुछ इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी। फिर ये B1 के साथ में C2 का कनेक्शन हो जाएगा, और C1 के साथ में B2 का कनेक्शन हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ क्या होगा, इसका मतलब करंट जो सप्लाई होगा, अब B2 बोले तो D से C की तरफ होगा, करंट सप्लाई रिवर्स डायरेक्शन में शुरू हो जाती है। रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होते ही इस पे जो फोर्स लग रहा था, अभी कैसा फोर्स लगेगा, अब ऐसा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा उसमें, जैसे ही ये घूम के इधर आ जाएगा और उसमें फोर्स अब अंदर की तरफ यानी जो भी नॉर्थ साइड में होगा उसमें फोर्स, जो साइड नॉर्थ में होगा उसमें फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता रहेगा, और जो साउथ साइड में साइड रहेगी कॉइल की, उस पर फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता रहेगा। तो ये जो कम्यूटेटर है ये क्या काम कर रहा है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ राउंड। हर आधे राउंड के बाद, पूरा राउंड नहीं हो रहा, पूरा राउंड होगा तो C1 C1 की जगह C2 C2 की जगह आ जाएगा, लेकिन पूरा राउंड नहीं हो रहा, सिर्फ हाफ राउंड के बाद में ये क्या करता है, कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को बदल देता है, जिसकी वजह से फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में ही लगता रहता है, और फोर्स सेम डायरेक्शन में लगने की वजह से मोटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो कम्यूटेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट because it reverses the direction of electric current after every half revolution, right। तो मैं लिख देता हूं, कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग ये क्या करता है, it reverses the direction of electric current after each half revolution, ये रिवर्स करता रहता है डायरेक्शन को। इसका फायदा क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया। इसका फायदा सीधा सीधा ये है कि कॉइल में जो फोर्स लगेगा कॉइल के साइड्स पर, हमेशा नॉर्थ साइड में जो है उसमें डाउनवर्ड फोर्स, और साउथ साइड में हमेशा अपवर्ड फोर्स लगता रहता है, और मोटर का जो कॉइल है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही मूव करती रहती है। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, कम्यूटेटर अगर स्प्लिट रिंग का नहीं बना होता, पूरी रिंग होती, तो करंट की डायरेक्शन बदलती ही नहीं, और बदलती नहीं तो क्या होता, पहले वो एक बार ऐसे घूमता, एक बार ऐसे घूमता, एक बार ऐसे घूमता, एक बार ऐसे घूमता। तो मोटर क्या करती, एक बार पानी लेके जाती, बाद में वापस डालती, लेके जाती, फिर वापस ऐसे आती। तो पानी भी एक तो आपके ओवरहेड टैंक में पूरी तरीके से नहीं जा पाता, और इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो जाती सो अलग, राइट। हालांकि हमारे पास अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो डीसी मोटर है, क्योंकि हम डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं। एसी मोटर भी होती है, उसमें फिर रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कम्यूटेटर की क्या जरूरत है, करंट तो फिर डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, और करंट ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, बिकॉज एसी करंट चेंजेस द डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, तो फिर उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इस प्रकार का ये कम्यूटेटर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये C1 C2 जो रिंग है वो क्या करते हैं या क्या होते हैं, वो रिंग्स मेड ऑफ
कॉपर और ब्रास, they help in reversing the direction of current. In reversing the direction of current. ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। फिर है ये ब्रशेस का B1 एंड B2, ये दो ब्रशेस हैं इसमें। तो मैं पहले ये रब कर देता हूँ, अगर आपने लिखा नहीं होगा तो भी वीडियो को पॉज करिए या फिर रिवर्स कीजिए और लिखिए। तो नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ पार्ट इज ब्रशेस B1 एंड B2। ये जो ब्रशेज हैं वो कार्बन के बने होते हैं, मेड ऑफ कार्बन। कार्बन के भी क्यों बने होते हैं? जिससे कि इस पर करोजन नहीं होता। जब ये ऐसे मूव करता है तो उसमें थोड़ा स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग अगर मेटल में होती है तो वहाँ पे करोजन हो जाता है, जल जाता है वहाँ उस जगह से, तो कांटेक्ट नहीं बनेगा। फिर इसके लिए ब्रशेस कार्बन के बनाए जाते हैं। ब्रशेस मेड ऑफ ब्रशेस, उनका काम क्या है कि रिंग्स जो हैं उनको लगातार सप्लाई देते रहना। C1 सामने आ गया तो C1 को सप्लाई देना, C2 सामने आ गया तो C2 को सप्लाई देना, बट सप्लाई देना, राइट। मेड ऑफ कार्बन, दे मेंटेन द current electricity supply, yeah, they maintain the supply of electric current to the rings। ये काम करते हैं। बाकी स्विच ऑन ऑफ के लिए है, बैटरी इसकी सप्लाई को, डीसी पावर सप्लाई को देने के लिए है, ये पूरा इसमें है। और एक है इसके अंदर एक्सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 एक्सेल। a heavy metal insulated metal axle is used in this motor। एक हैवी मेटल का इंसुलेटेड एक्सेल यूज किया जाता है। इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि उसके ऊपर फिर हम पूरा जो रिंग्स और ये सब लगाते हैं तो उसमें कहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं आ जाए, नहीं तो कोई भी अगर उसको बाहर से टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक बैठ सकता है। तो इंसुलेटेड यूज किया जाता है, यूज्ड इन दिस मोटर। इसके ऊपर C1 C2 रिंग्स को बैठाया जाता है, राइट। C1 and C2 rings are installed over axle such that these rings can revolve easily इसके ऊपर रिवॉल्व हो सके, इस तरीके से बिठा देते हैं। और एक्सेल का यूज ये भी है, ये मोटर के बाहर इसकी एक शाफ्ट निकली रहती है। इट कम्स आउट फ्रॉम मोटर in the form of shaft we connect our load, जो भी हमको लोड दे, पानी चढ़ाना है या कुछ फैन चलाना है, our load on this shaft, इस शाफ्ट पे हम अपना लोड लगा देते हैं। जैसे मैंने आपके सामने फैन लगाया है, मतलब ये मोटर अभी फिलहाल चला दी तो क्या होगा, फैन घूमेगा और मुझे हवा मिलेगी, हवा आ जाएगी मेरे ऊपर, राइट। तो ये होते रहेगा। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फिलहाल जो मैंने मोटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डीसी मोटर।
कौन सी मोटर है ये? डीसी मोटर। ये बात मेरे को आपको स्टार्टिंग में ही बतानी थी हालांकि, बट यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो आप समझ सकते हैं ये एक डीसी मोटर है। राइट, अब इसकी हम वर्किंग देख लेंगे। आप ये नोट कर लो, मैं फिर वर्किंग इसकी समझा देता हूँ एक बार आपको, आप ठीक से नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस मोटर की वर्किंग देख लेंगे। तो योर हेडिंग इज वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं हम, डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। आपके सामने डीसी मोटर हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें डीसी पावर सप्लाई यानी बैटरी लगाई गई है। अगर हम एसी का सोर्स लगाते तो एसी का सिंबल बनाते। राइट, तो इस तरह से आपके सामने ये मोटर है। आपको लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि ये पूरा हमने बना के आपके सामने रखा था, इसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। राइट, तो देखिए पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे जिससे कि करंट ब्रश और रिंग C1 से होते हुए A टू B और C टू D फ्लो होने वाला है। राइट, तो देखिए नंबर 1, एज वी switched on as we switched on, a current flows through, कैसे कैसे जा रहा है देखो, B1 से कहाँ जा रहा है, C1 से कहाँ जा रहा है, AB साइड में जा रहा है। देखो करंट ये जा रहा है ऐसे, तो AB साइड में, एंड CD करंट फ्लोज थ्रू दिस। नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्या हो रहा है। अब करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर में जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो AB की तरफ देखते हैं, तो ये N2S मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ करंट, और थंब क्या शो कर रहा है, अंदर बोर्ड के अंदर की तरफ फोर्स लगता है। राइट, नाउ करंट फ्लोज in coil kept in uniform magnetic field, so a force acts on AB and CD whose direction can be identified, या can be found by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. राइट, तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया लेफ्ट हैंड रूल, और AB करंट ऊपर की तरफ, तो बोर्ड के अंदर जाएगा फोर्स। सो ए फोर्स एक्ट्स इनसाइड द प्लेन on AB and outside the plane on CD। AB और CD पर, AB पर अंदर की तरफ और CD पे बाहर की तरफ। इसका परिणाम क्या होगा स्टूडेंट, जिसकी वजह से कॉइल ना घूमने लगेगी, ये इस तरीके से, जिसपे नीचे की अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो अंदर जाएगा और ये पार्ट ऊपर आएगा, कुछ इस टाइप से। तो ये इस टाइप से घूमने को क्या कहेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो कॉइल ABCD starts rotating in anti-clockwise direction, अच्छा, नंबर 5 पे क्या होने वाला है देखो, जैसे ही हाफ राउंड होगा, जैसे ये कॉइल अभी ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे ही वर्टिकल हो जाएगी C2 ऊपर आ जाएगा, C1 नीचे चला जाएगा। सो
after half revolution, C1 comes under axle and C2 comes above axle, and the contact between B1 and C1 and B2 and C2 ब्रेक हो जाता है, उनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, राइट। लेकिन होता क्या है, फुल रिवॉल्यूशन जब होता है तो C2 B1 के कांटेक्ट में आ जाता है, C1 B1 के कांटेक्ट में आ जाता है, राइट। तो आगे लिखता हूं मैं इसी में, छोटी सी बात है, अभी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको ये प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिखना भी सीख लेना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट क्या है, देखो स्टूडेंट, अब यहाँ तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये ऐसे कुछ आ गया, ये समझो मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा हो गया, ये B1, ये C1, ये B2, ये C2, तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, देख रहे हैं ना, ये ब्रेक हो गया। लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर के बाद ये C2 इधर B1 की तरफ आ जाएगा, C1 B2 की तरफ आ जाएगा। व्हेन फुल रोटेशन या फुल रिवॉल्यूशन, फुल रोटेशन कहिए, चलो रोटेशन कंप्लीट्स, B1 connects with C2 and B2 connects with and B2 connects with C1, राइट। तो क्या सिचुएशन बन गई, वो ऐसी, B1 के साथ में C2 का कनेक्शन और C1 का कनेक्शन B1 B2 के साथ, ऐसा बन गया। तो अब करंट कुछ इस टाइप से फ्लो होगा, ये ऊपर, और C2 के साथ साथ में इधर क्या था, D और C, और इधर क्या था, A और B, ऐसा, बस वो उधर चला गया, इधर आ गया। नाउ अगेन करंट फ्लोज in the coil in reverse direction as D to C and B to A। पहले फ्लो कैसे हो रहा था, आपको समझ में आया? अब मैंने मिटा दिया ये, अदरवाइज पहले फ्लो हो रहा था A to B और C to D, A to B C to D, अब उल्टा हो रहा है D to C B to A in reverse direction। So again DC साइड, जो DC साइड है, अब वो इधर आ गई ना, comes near north pole, near N pole, and AB side comes near S pole। अब इनकी डायरेक्शन बदल गई, यहाँ पे S पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो CD नॉर्थ पोल के बाजू आ गया और AB साउथ पोल के बाजू में आ गया। ठीक है, आपको ये मेरे ख्याल से सब बातें समझ में आ रही होंगी, अदरवाइज आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। 9th पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, अब जो नॉर्थ पोल के पास है उसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो फिर इसका मतलब जो CD इधर पास आ गया नॉर्थ पोल के, तो CD पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, पहले अपवर्ड लग रहा था उधर, राइट। नाउ CD विल फील इनवर्ड फोर्स, बोर्ड के अंदर है ना, इनवर्ड फोर्स, एंड AB फील्स विल फील है, फील्स AB फील्स आउटवर्ड फोर्स,
this process remains continue, यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है, continue, and motor shaft, motor axle keeps on rotating in anti-clockwise direction continuously. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार घूमते रहता है और मोटर चलती रहती है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसकी अगर मोटर की हमें कैपेसिटी बढ़ानी है, हमें ज़्यादा पावर की मोटर बनानी है या फिर ज़्यादा वर्क लेना है, तो हम इसकी जो पावर है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते। यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कैन increase the power of this motor by following ways. नंबर 1 कैसे कर सकते? पहली बात तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर सकते हैं। अगर हम हॉर्स शू टाइप की जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग बना दें तो पावर बढ़ जाएगी। वी कैन यूज ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं बच्चों? दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। जैसे ये एक ही टर्न दिख रहा है, ऐसे 10, 20, 50, 100 टर्न भी हम बना सकते हैं। हर कॉइल इंडिविजुअल फोर्स फील करेगी और फास्ट मूव करेगी, राइट। वी कैन इंक्रीज मैनी नंबर ऑफ rectangular coils, कई सारे नंबर, यानी ये एक दिख रहा है, थोड़ा एंगल पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे हम n नंबर्स, बहुत से नंबर ऑफ कॉइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड जो आप बिल्कुल समझ सकते होंगे अपने आप ही कि हम एक स्ट्रॉन्ग बैटरी यूज करें जिससे ज्यादा करंट फ्लो हो सके, राइट। वी कैन इंक्रीज द amount of current flowing in the coil, amount of electric current flowing in the coil, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये तीनों प्रकार के काम के करने से हम सॉफ्ट आयरन कोर तो यूज कर ही रहे हैं, और अच्छी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करें तो भी हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी है। तो इस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रेंथ, पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये सभी चीजें बेसिकली थी आपके इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। आप लोग इसको ठीक से तैयार कर लीजिए, इसमें कई सारे क्वेश्चन हम असाइनमेंट के थ्रू आपको देने वाले हैं, और कोई अगर आपको डाउट है तो मुझे सेंड कर सकते हैं डाउट, मैं उसका आंसर करूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।